नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। 1974 के छात्र आंदोलन के जरिए आरजेडी लालू प्रसाद के महिमा मंडन में जुटी है। आरजेडी की ओर से 1974 आंदोलन के नाम पर वर्षगांठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम के बहाने पार्टी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। कार्यक्रम के लिए आरजेडी ऑफिस में कई बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टरों के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जेपी आंदोलन के असली हीरो लालू यादव ही थे। आरजेडी नेताओं का दावा है कि लालू ने ही छात्र आंदोलन की नींव रखी थी। हालांकि विपक्ष जहां इस पर हमलावर है, तो पार्टी के नेता लालू यादव को ही युवाओं का आदर्श मान रहे हैं। और आप देखिए आरजेडी दफ्तर में किस तरीके से कुछ चीजें जो लिखी गई हैं। आप पहले देखिए कि संपूर्ण क्रांति की मशाल, ये लिखा गया है, संपूर्ण क्रांति की मशाल सदा जलती रहे। और इस तरीके से लालू प्रसाद यादव की बड़ी सी तस्वीर यहां लगाई गई है कटआउट के तौर पे। और ये आज 1 बजे का कार्यक्रम है और कार्यक्रम के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने युवाओं और छात्रों के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। 18 मार्च 1974 को जो आंदोलन हुआ था, उस समय पटना विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी थे और उनके नेतृत्व में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वो जेपी आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि लालू यादव जी ने वहां जाकर और जेपी जी से यह अनुरोध किया था कि इस आंदोलन को आप अपना नेतृत्व प्रदान करें। आज आप कांग्रेस के साथ हैं उसी आपातकाल। जी, कांग्रेस ने भी अपनी गलती मान ली है। उन्होंने कहा कि वो आपातकाल हमारे लिए भूल थी, लेकिन आज जो अघोषित आपातकाल है देश में, उस इमरजेंसी से भी ज्यादा आपातकाल है। जगदा बाबू ने निर्णय लिया कि हम युवाओं को, छात्रों को जगाने का काम करेंगे। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि लालू प्रसाद यादव का महिमा मंडन किया जा रहा है। न सिर्फ महिमा मंडन किया जा रहा है, बल्कि जो सजायाफ्ता है उनको एक संजीवनी देने की कोशिश की जा रही है, ताकि कार्यक्रम के जरिए ये बताया जाए कि लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसे नेता रहे जो नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान से कहीं आगे बढ़कर जेपी के साथ खड़े रहे। अमित कुमार सिंह, न्यूज 18, पटना। और आरजेडी के इस आयोजन पर विरोधी जहां सवाल उठा रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने भी इशारे में तंज कसा है, जबकि आरजेडी इसे समय की जरूरत बता रहा है। के आंदोलन को किसने शुरू किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। जो 74 का आंदोलन हुआ, देश और दुनिया इसको देखा और जेपी के अनुयायी थे ये लोग। जेपी के उपज थे लालू प्रसाद यादव, सारे लोग। और आज लालू यादव को महिमा मंडित कर रहा लोग। जेपी का आत्मा करा रहा होगा। जेपी के आंदोलन के रूप में ये लोग निकले, लालू जी हो, नीतीश जी हो। लेकिन जेपी आंदोलन में लोग जेल में गए आंदोलन करके, लेकिन आज लालू यादव कहां है? भ्रष्टाचारी के रूप में कोर्ट ने सजा सुनाया रांची के होटवार जेल में। और किसके खिलाफ आंदोलन हुआ था? जेपी ने किसके खिलाफ किया था? कांग्रेस के खिलाफ। अब कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए। आपातकाल का छात्र आंदोलन राजनीतिक मूल्यों की लड़ाई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ, परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ। लेकिन लालू जी ने क्या किया? परिवारवाद, वंशवाद को प्रमोट किया। शासनकाल के दौरान राजनीतिक तानाशाही का रुख अख्तियार किया और भ्रष्टाचार से भी समझौता किया। अब आरजेडी के लोगों का बस चले तो लालू जी को भगवान बनाकर देश के तमाम समाजवादी पुरोधाओं के ऊपर बिठा दे। देखिए, कांग्रेस की गोद में बैठकर कांग्रेस के साथ मिलकर सियासत करने वाले लोग आज 1974 का वर्षगांठ मनाएंगे। ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। जिस सरकार के खिलाफ जनता ने में आक्रोश हुआ और जनता ने आंदोलन किया, अब उनके साथ ही रह करके आप 1974 का वर्षगांठ मनाएंगे, उसके लिए तो इनको माफी मांगनी चाहिए। 74 में जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन छिड़ा था बिहार में, वो तो जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पे हुआ था और उसका नेतृत्व जेपी ने स्वयं किया था। और पिछले 30 वर्षों से अगर आप देखेंगे कि सत्ता में कई ऐसे लोग बैठे जो उसी आंदोलन के प्रोडक्ट
अपने आप को कहते हैं। तो जो लोग अपने आप को जेपी के अनुयायी कहते हैं, उन्हें जेपी के उन आदर्शों को स्मरण करना चाहिए और उन आदर्शों को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। 1974 के जो आंदोलन का वर्षगांठ मनाया जा रहा है, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज कोई पहला दल है जो आज 1974 की याद दिला रही है, और हमारे जो 1974 के जो नेता थे, उस आंदोलन के मुख्य नेता थे लालू प्रसाद यादव जी, जो शोषित वर्ग और दबे कुचले वर्ग को जो उत्थान के लिए जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का आज वर्षगांठ है। काफ़ी हर्ष की बात है जो किसी दल ने आज इस आंदोलन को याद दिलाई है पूरे बिहार को, और अभी की जो परिदशा है उसमें याद दिलाना जरूरी भी है। और आइए जानते हैं कि 18 मार्च 1974 को ऐसा हुआ क्या जो देश की राजनीति को एक नई दिशा दे गया और जिस पर आरजेडी की नजर है। 18 मार्च 1974 को विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी थी। राज्यपाल दोनों सत्र को संबोधित करने वाले थे। छात्रों ने राज्यपाल को रोकने की योजना बनाई थी और फिर सत्ताधारी दल को इसकी पहले से जानकारी मिल गई थी कि छात्र ऐसा कुछ करने वाले हैं। सत्ताधारी विधायक सुबह 6 बजे ही सदन पहुंच गए थे और प्रशासन राज्यपाल को सदन पहुंचाने की कोशिश में लगातार था। छात्रों ने राज्यपाल की गाड़ी को रास्ते में ही रोक दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि राज्यपाल सदन तक ना पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने छात्रों पर लाठियां बरसाई, जमकर लाठीबाजी की गई। आंदोलन में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष लालू प्रसाद भी जुटे रहे और पुलिस की लाठीचार्ज में कई छात्रों को गंभीर चोटें आईं। इसके साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। आपको बता दें, भीड़ में अराजक तत्व घुस गए और हिंसा होने लगी, यानी कि ये भीड़ हिंसक हो गई और हिंसा में कई छात्र मारे गए, कई गंभीर रूप से जख्मी हुए। और आइए बताते हैं कि जेपी आंदोलन से कौन कौन से नेता निकले हैं जो काफी चर्चित हुए। सबसे पहला नाम लालू प्रसाद यादव का आता है। लालू प्रसाद यादव 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 1974 से 77 तक जेपी आंदोलन में शामिल रहे और फिर 1977 में आपातकाल के बाद छपरा से जीतकर सांसद बने। फिर 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2013 में चारा घोटाला केस में दोषी पाए गए और फिर जेल चले गए। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आता है। 1974 से 77 तक जेपी आंदोलन में शामिल हुए। 1985 में बिहार विधानसभा का चुनाव जीते और 1989 से 2000 तक यानी कि 11 साल तक केंद्र में कई मंत्री पद पर काबिज रहे, कई मंत्री की जिम्मेदारी निभाए। 2000 में केवल 8 दिनों के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बने और 2005 में पूरे बहुमत के साथ एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री बनाए गए। सुशील मोदी का नाम अगला आता है। 1974 में सुशील मोदी जेपी आंदोलन में शामिल हुए। आपातकाल के दौरान सुशील मोदी 19 महीने जेल में रहे और 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत गए। 2005 में एनडीए सत्ता में आई और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने। 2020 में सुशील मोदी राज्यसभा के सांसद बन गए। उसके बाद अगला नाम शरद यादव का आता है। 1974 में जबलपुर से सांसद बने शरद यादव। जेपी आंदोलन में फिर शामिल हुए। 1989-90 में वीपी सिंह की कैबिनेट में पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। और 1974 के जेपी आंदोलन का हिस्सा रहे शिवानंद तिवारी ने कहा कि उस आंदोलन के असली हीरो अकेले जेपी यानी जयप्रकाश नारायण थे। आंदोलन की वर्षगांठ पर उन्होंने कहा कि इस अवसर को लालू प्रसाद से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और न ही आरजेडी लालू प्रसाद का महिमा मंडन कर रही है। ये लालू यादव का आंदोलन नहीं था, एक तो इसको शुद्ध कर लीजिए। ये जयप्रकाश जी का आंदोलन था। अगर जयप्रकाश जी उस आंदोलन के साथ नहीं जुड़े रहते तो लालू यादव या नीतीश कुमार या सुशील मोदी या शिवानंद तिवारी उस आंदोलन को चलाने की क्षमता इतने लंबे समय तक नहीं थी।
बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने 1974 के छात्र आंदोलन को लेकर लालू यादव के महिमा मंडन करने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के अलावा नीतीश कुमार, सुशील मोदी और अश्विनी चौबे समेत सैकड़ों नेता थे जिन्होंने जेपी के साथ आंदोलन किया। वहीं जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जिस भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ यह आंदोलन हुआ, उसके नेता उसी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए। अकेले सीएम नीतीश कुमार ही इससे बचे हुए हैं। लालू जी के अलावे नीतीश जी भी थे, सुशील जी भी थे, सैकड़ों नेता हैं, अश्विनी चौबे जी थे। किनका किनका नाम बताऊं? तो हम मंडित करने दीजिए, करते हैं तो। मुझे दुर्भाग्य के साथ और अफसोस के साथ कहना है कि जो गैर कांग्रेसी राजनीति थी, उसमें ख़ास तौर से जो हमारा स्कूल था, उसके जितने नायक बने वो अपने परिवार में सिमट गए, सब पे भ्रष्टाचार के मुकदमे लगे। और मैं ये मेरा मित्र महो या पार्टी महो अगर आप ना माने, उसमें साबुत होकर के कई इम्तहानों के बाद सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार वापस लौटे। विरोधी सवाल किस लिए उठा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। जेपी आंदोलन में सिर्फ लालू ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शरद यादव भी शामिल हुए। लेकिन 47 साल बाद आरजेडी इस पर कार्यक्रम कर रहा है और 47 साल बाद वर्षगांठ के बहाने सियासत की कोशिश की जा रही है। लालू को जेपी का असली अनुयायी बताने की कोशिश भी हो रही है और वर्षगांठ के बहाने लालू के महिमा मंडन का प्रयास किया जा रहा है। सजा याफ्ता लालू की छवि को जेपी के बहाने निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी को उनके रास्ते पर चलते हुए दिखाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। और विधानसभा के बाहर आज आरजेडी के विधायकों ने महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। आरजेडी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर आम आदमी पर सीधा पड़ा है। आरजेडी ने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधा। पूरे बिहार सहित पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, घर की महिला परेशान है, चाहे वो डीजल का मामला हो, पेट्रोल का मामला हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो। सारे चीज़ों पर दाम रोज बढ़ रहा है और जब इन चीज़ों पर दाम बढ़ेगा तो महंगाई चरम सीमा पर होगा। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की भलाई के लिए सब काम कर रही है। कृषि सुधार कानून के खिलाफ विरोध थम नहीं रहा है। इस पर माले विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा किया और तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की है। वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी तीनों कृषि कानून वापस लो, बंद करो। किसानों के हाथ से खेती छीनने हो गया। एक तो 3 कृषि कानून के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा और सबसे लंबा आंदोलन जो हिंदुस्तान में चल रहा है, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग लोग कर रहे हैं। एक तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार विधानसभा से ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को जाए, ये सिफारिश जाए कि आपको इसको रद्द करना चाहिए, ये विधानसभा का मानना है। दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपने कारनामों की वजह से अक्सर विवादों में रहता है। इस बार एक छात्र ने विश्वविद्यालय पर पैसे लेकर छात्रों को टॉपर बनाने और पैसे नहीं देने पर छात्रों का रिजल्ट खराब करने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रों का आरोप है कि उसकी उत्तर पुस्तिका की सही तरीके से जांच नहीं की गई। एक ओर जहां सही सवालों के लिए नंबर नहीं दिए गए तो दूसरी ओर कई प्रश्नों की एवरेज मार्किंग कर दी गई। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्र के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया गया। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक भी छात्र के आरोपों को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अपनी मजबूरी का रोना भी रो रहा है और उसके पास पुनर्मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। असंतुष्ट छात्र अगर दावा करता है तो सिर्फ उन उत्तरों के लिए नंबर दे दिए जाते हैं जिनकी जांच नहीं हो पाई। यूनिवर्सिटी आरोपी मूल्यांकनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई से भी बच रहा है। ऐसे में पीड़ित छात्र ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की धमकी दी है। जब हम आज मार्कशीट मेरा अपडेट हुआ है तो उसमें देख रहे हैं कि सिर्फ 4 नंबर जोड़ के मेरा जो है सो रिजल्ट जारी कर दिया गया है और विश्वविद्यालय अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है और इसके लिए जो है सो हमको अभी मार्कशीट मिल गया है।
तो यही मेरा अभी हम इस चीज़ से असंतुष्ट है, बिल्कुल हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। इसके लिए अब हम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ न्यायालय के लिए बढ़ेंगे, यहाँ से हाई कोर्ट जाएंगे। नहीं, उसको तो उस एग्जामिनर को चिन्हित किया जाए, उससे अब माने हम अपने यहाँ से उसको डिवाइड कर देंगे। एक आखिरी सवाल, छात्र संतुष्ट नहीं हैं, अब तो जो अनमार्क है उस पर मार्क ही केवल दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकते हैं, जो है रीवैल्यूएशन का है नहीं। एलएनएमयू के कारनामे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले सवाल ये कि यूनिवर्सिटी बार बार आखिर ऐसी गलती क्यों करता है। सवाल ये भी है कि क्या पैसे लेकर छात्रों को पास या फेल किया जाता है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उसके बाद ये सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी है कि उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन क्यों नहीं होता है। आखिर जब एक छात्र को उसके नंबर सही नहीं होने का शक है तो पुनर्मूल्यांकन क्यों नहीं हो सकता। गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, यह भी बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल यह भी कि छात्रों के भविष्य से क्या एलएनएमयू खिलवाड़ कर रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है। क्या यूनिवर्सिटी को अपनी साख की चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आरोप काफी गंभीर है। तो एलएनएमयू के इस कारनामे के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से इस छात्र ने आरोप लगाया है उसके बाद से सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक छात्र के साथ होता होगा या कई ऐसे छात्र हैं जो पैसे के दम पर पास कर जाते हैं और जो अच्छे मेरिट वाले छात्र हैं वो पिछड़ कर रह जाते हैं। क्योंकि जो आरोप छात्रों ने लगाए हैं, आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसके बाद से एलएनएमयू के काले कारनामे सामने आ रहे हैं, जहां पर एक चीज तो साफ हो गई है कि यहां छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, फेल को पास करने का खेल चल रहा है और जो अच्छे छात्र हैं, पढ़ाई में जो अच्छा करना चाहते हैं, उनके नंबरों को, उनके आंकड़ों को दबा दिया जाता है। पटना सिटी के कैंप शिको मोहल्ले से लापता 8 साल के राहुल की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद पुलिस ने बिना परिजनों को सूचना दिए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। नाराज लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। पूरब दरवाजा के पास लोगों ने अशोक राजपथ को जाम कर दिया। आपको बता दें कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि जुलूस में राहुल रास्ता भटक गया और बाईपास के पास सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया और बाकी थानों को शव की जानकारी दी ताकि परिजनों का पता मालूम चल सके। लेकिन 3 दिनों तक जब परिजनों का पता नहीं चला तो शव को गंगा में प्रवाहित कर दिया। इधर परेशान परिजनों ने थक हार कर चौक थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। उसके बाद पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी तो उनका गुस्सा भड़क उठा। गंगा जी परवा कर दिए ये बस घाट जाए। आपको क्या लगता है कि चौक थाना लापरवाही किया? हम वीडियो में व्हाट्सएप पर छोड़ा दिया तो 4 दिन रिटर्न में रखे तो आप लोग नहीं आए तो हम परवा कर दिए। लीगल लाइन जनरेटर का तार होता है ना, पकड़ लेता, अब पकड़ते भटक के चली जाता रायघाट से जीरो माइल चल गया। जीरो माइल गया तो वहाँ पर थाना में हम रिपोर्ट लिखवा दिए कि सर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। कौन थाना में रिपोर्ट? चौक थाना में। तो चौक थाना में लिखा तो कही कि ठीक है 2 दिन के अंदर में हम आपको बता देंगे, तो नहीं बताए। पूरा चारों तरफ फुलबारी दानापुर सब चारों तरफ खोलिए, नहीं मिला। तो लास्ट में जीरो आते चौक थाना वाला फोन करी ना कि आप आइए यहाँ चौक थाना में। तो चौक थाना में गए तो जीरो माइल थाना में बच्चा मिल गया। तो बच्चा मिल गया तो कहीं आपको परवा कर दिए। मिसिंग का कंप्लेन हमको मिला था कल सुबह में, सूचना मिली तो हमने एक 11 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था बच्चा का बाईपास में। रामकृष्णा नगर थाना के द्वारा उसका फोटो पोस्ट किया गया था पटना पुलिस के वेबसाइट पर। तो फोटो दिखलाए तो पहचान गया लोग, परिवार वाले, तो उसको बाईपास कि आप जाइए, बाईपास में आपका केस है, आप वहाँ से प्राप्त कीजिए। आरा में हथियारों से लैस बदमाशों ने तांडव किया है। अपराधियों ने शहर के बड़े व्यापारी के बेटे को गोली मार दी। जख्मी युवक का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। नवादा थाना के जैन कॉलेज के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया।
गोलू कुमार अपने घर से पैदल जैन कॉलेज की ओर जा रहा था, तभी बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। कुछ भी लड़ाई झगड़ा ना, पढ़ने वाला लड़का है, कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमको तो लगता है कि दूसरे के शक में इसको क्या बात है भी हो, हम वो नहीं जानते, हो सकता है कि दूसरे के शक में इसको गलती से कर दिया। दरभंगा पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान चला रखा है और लगातार पुलिस को सफलता भी मिल रही है। अभी तक जहां 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं लाखों की नशीली दवा को भी बरामद कर दुकानों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा नेटवर्क पटना से लेकर दरभंगा तक फैला हुआ है। जब्त नशीली दवाएं पटना से मंगवाई गई हैं। दरभंगा पुलिस ने पटना पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि ओपी के अयाची नगर मोहल्ले से गिरफ्तार प्रभात कुमार सिंह ने स्वीकार किया है कि वे पटना के गोविंद मित्रा रोड से थोक भाव में दवा खरीदता था। प्रभात ने कई धंधेबाजों के नाम भी बताए। फिलहाल अनुसंधान बाधित नहीं हो, इसकी वजह से पटना के कारोबारियों का नाम गुप्त रखा गया है। हिरासत में उनसे पूछताछ करने के बाद अलग अलग टीम जो अलग अलग स्थानों पर छापामारी कर रही है और इन सभी छापामारी में स्थानीय ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी जो होते हैं और ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, वो लोग भी शामिल हैं। नशीली दवा पर कितना की लागत है? अब ये तो इसका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का सत्यापन ड्रग इंस्पेक्टर करेंगे और वो बता पाएंगे, लेकिन अनुमानित है कई लाख की दवाएं होंगी। खबरें जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।